नमस्कार दोस्तों, मेरा स्टडी में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम देखे थे कि सिलेबस के बारे में कि 9th क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। मेनली जो हमें इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है परिमेय संख्या के बारे में, उसके बाद अपरिमेय संख्या के बारे में, परिमेय और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में। इसके बाद परिमेय और अपरिमेय संख्या का निरूपण पढ़ना है संख्या रेखा पर, यानी संख्या रेखा पर हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद दशमलव प्रसार की सहायता से हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा परिमेय है और कौन सा संख्या अपरिमेय है। उसके बाद घातांक का नियम पढ़ना है, और इसके बाद इसमें कुछ संक्रियाएं जैसे कि जोड़ घटाव, दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तब क्या होगा, दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे या फिर गुणा भाग करेंगे तब क्या होगा, और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो इसमें पढ़ने के लिए है वो है हमारा परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानना चाहिए, और हम पहले उसी बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम परिमेय संख्या पढ़ाएंगे। तो उसमें सबसे पहला टर्म जो है वो है हमारा प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में जनरली हम लोग जानते हैं और आप भी जानते होंगे कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती जब भी हम शुरू करते हैं तो 1 से करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आगे गिनते जाते हैं। तो प्राकृत संख्या के समूह में 1 से बड़ी संख्या जितनी भी है सारी संख्याएं शामिल होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या में कभी भी जीरो शामिल नहीं होता है। जीरो शामिल होने पर हम उसे पूर्ण संख्या का समूह कहते हैं। और अगर 1 से बड़ी संख्या हम आगे गिनते जाएं और वो सारी संख्याओं का समूह बनाएं तो हम उसे प्राकृत संख्या का समूह कहेंगे। और चूँकि हमें परिमेय संख्या में संख्या रेखा के बारे में पढ़ना है, परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, तो हम यहाँ देखते हैं कि संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या, ये हो गया हमारा संख्या रेखा। तो संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जिस पर सारे वास्तविक संख्या को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका निरूपण कर सकते हैं। संख्या रेखा के सबसे बीच में होती है शून्य, उससे दाहिने तरफ धनात्मक संख्या, उससे दाहिने तरफ हम लिखते हैं पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्या, और बाएं तरफ नेगेटिव नंबर लिखते हैं यानी कि ऋणात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या में 0 से बड़ा होगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 ऐसे करके। तो अब इसमें अगर हम प्राकृत संख्या देखें कि कहाँ से आगे बढ़ रहा है, कहाँ से शुरू है, तो हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या यहाँ 1 से शुरू है, और इससे आगे जो भी संख्या जा रही है ये सारी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या से आगे है हमारा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या देखिए कुछ भी नहीं है, ये भी संख्या का क्या है, समूह है। लेकिन जब हम प्राकृत संख्या में ही प्राकृत संख्या का समूह में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, ठीक है, जब हम शून्य को यानी 0 को शामिल कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा समूह हमें प्राप्त होता है वो होता है हमारा पूर्ण संख्या का समूह। ठीक है, इसे देखते हैं संख्या रेखा पर। जैसे ये संख्या रेखा हुआ, शून्य इधर हो गया 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। हम प्राकृत संख्या कहाँ से लिए थे, 1 से आगे, इधर क्या हो गया था, प्राकृत संख्या। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या हम कहाँ से लेंगे, 0 से। 0 को शामिल करेंगे और इधर धनात्मक संख्या की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी कि दाहिना तरफ आगे बढ़ेंगे, राइट साइड, तब हमें प्राप्त होगा पूर्ण संख्या का समूह। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्या है, ठीक है, प्राकृत संख्या है वो सारे के सारे संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है।
यानी कि सारे के सारे प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन सारे के सारे पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि हम जीरो को प्राकृत संख्या नहीं कहते। इससे आगे हमारा है सम और विषम संख्या। सम और विषम संख्या तो लगभग सभी लोग जानते ही होंगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहेंगे, और वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसमें शेष बच जाए, उसे हम कहेंगे विषम संख्या। एक एग्जांपल लेते हैं। एक तरफ हम लेते हैं 10 और एक तरफ हम लेते हैं 11। ठीक है, पहले 10 के साथ देखते हैं। इसमें अगर हम 2 से भाग लगाएं तो 5 बार में लग जाएगा 10, और हमारे पास शेष कुछ नहीं बचता है, शेष बचता है 0। और 11 में अगर हम 2 से भाग लगाएं तो यहाँ भी 5 बार में लगेगा और 10 लगेगा, उसके बाद 1 यहाँ पर शेष बचेगा। तो ये जो एक शेष बच रहा है ना, जिस संख्या में 2 से भाग लगाने पर शेषफल बचेगा 1, उसे हम कहेंगे विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या। विषम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, और जिस संख्या में 2 से भाग देने पर शेष 0 बचेगा उसे हम कहेंगे सम संख्या, और सम संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। तो ये था सम संख्या और विषम संख्या, और इससे आगे हमारा है अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिस संख्या में स्वयं को यानी कि खुद को छोड़कर और एक को छोड़कर दूसरा किसी से भी भाग ना लगे। ठीक है, किसको? एक तो स्वयं से भाग लग सकता है, और यानी कि खुद से, इसको आप समझ लीजिए कि अपने आप से भाग लग सकता है, और दूसरा इसमें केवल एक संख्या से भाग लग सकता है, दूसरा किसी से भी भाग नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं 7 में आप 1 से भाग दे सकते हैं। 1 से अगर आप 7 में भाग देंगे तो 7 बार में लग जाएगा, यहाँ पे 7 शेष बचेगा 0, कुछ भी नहीं। 7 में आप 7 से भी भाग दे सकते हैं तो लग जाएगा 1 बार में 7, फिर शेष बचेगा 0। लेकिन आप 7 में 1 और 7 को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या से भाग नहीं दे सकते, उसमें किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, परिपूर्णतया नहीं लगेगा। भाग तो 3 से लगेगा 7 में, ठीक है, 3 दूना 6, लेकिन यहाँ शेष बच जाएगा 1। शेष नहीं बचना चाहिए। कंप्लीटली विभाजित ये 2 ही से होगा, या तो 7 खुद से हो जाए या फिर 1 से हो जाए, तो हम इसे कहेंगे अभाज्य संख्या। तीसरी किसी भी संख्या से नहीं हो। उसके बाद हमारा है यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या हम उस संख्या को कहेंगे जो स्वयं से भी विभाजित हो जाए, 1 से भी विभाजित हो जाए, और 1 के अलावा, दोनों यानी स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए, तो हम इसे कहेंगे कि यौगिक संख्या। जैसे कि हम 24 को देखते हैं। ठीक है, 24 में आप 24 से भाग लगाइए, लग जाएगा 1 बार में 24, शेष बचा 0। 1 से भाग लगाइए, ठीक है, तो लगेगा 2 बार में 2, यहाँ पर शेष बचेगा 0, फिर उतरेगा 4, और फिर 4 बार में भाग लग जाएगा, बचेगा शेष 0। तो 24 यहाँ भी लग गया। लेकिन इसी 24 में अगर हम 8 से भाग लगाएं तो उससे भी लग जाएगा, 8 या 24। लेकिन यहाँ 7 में 8 से भाग नहीं लगा सकते। ठीक है, ये क्योंकि 7 छोटा है और 8 बड़ा है, और अगर छोटी संख्या से भी भाग लगाएंगे तो हमको यहाँ पर शेष बच जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ 8 से अगर हम 24 में भाग लगाएं तो हमें कोई भी शेष नहीं बचा, इसलिए हम इसे कहेंगे यौगिक संख्या। ठीक है, और इस तरफ हो गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, और यौगिक संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, और इससे आगे हमारा है सअभाज्य संख्या। ये सअभाज्य संख्या क्या है कि जब हम कोई 2 संख्या का जोड़ा लेंगे, ठीक है, तो उस दोनों संख्या का हम मौसो निकालेंगे, यानी कि महत्तम समापवर्तक। जैसे कि हम 9 और 11 लेते हैं, ठीक है, इस दोनों संख्या का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे।
अगर महत्तम समापवर्तक 1 निकलता है तो हम उसे कहेंगे कि सहअभाज्य संख्या, और इसे इंग्लिश में कहते हैं हम कोप्राइम नंबर। ठीक है, निकाल के देखते हैं। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे, यानी कि 9 से 11 में। तो एक बार में लगेगा 9, शेष बचेगा 2। फिर इस 2 से अब इस 9 में भाग लगाएंगे, 9 को हम यहाँ लिखेंगे, और 2 से फिर लगेगा 4 बार में, यहाँ हो जाएगा 8, शेष बचेगा 1, और 1 से हम फिर लगाएंगे 2 में। ठीक है, तो लग जाएगा 2 बार में 2। ये हमारा हो जाता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और ये महत्तम समापवर्तक किसका होगा, 9 और 11 का। तो 9 और 11 का देखिए, तो महत्तम समापवर्तक क्या आ गया, 9 और 11 का मौसो क्या आ गया, 1 आ गया। तो जब भी दो संख्या का मौसो 1 आ जाए तो हम उसे कहेंगे कि वो सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे कि 3 और 7, ये भी आपस में सहअभाज्य संख्या है। 3 से आप 7 में भाग लगा के इसका मौसो निकाल सकते हैं। जैसे कि 2 बार में 3 दूनी 6, शेष बचा 1, फिर 3 को यहाँ उतारेंगे तो 3 बार में लग जाएगा 3, शेष बचा 0, फिर यहाँ 1 हो गया, इसका मौसो हो गया। ठीक है, 1। तो जब भी दो संख्या का मौसो 1 आए तो हम उसे कहेंगे कि दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या है। इसके बाद है धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। इसे हम संख्या रेखा पर ही देख लेते हैं। हम जानते हैं कि संख्या रेखा के बीच में क्या होता है, 0 होता है, और राइट साइड हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, और इसके लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव। तो 0 के दाहिने तरफ कौन सी संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6, ये सब सारी संख्याएं जो हैं ये धनात्मक संख्या हैं। यानी 0 से राइट साइड आप कितना भी आगे बढ़िए आपको सारी धनात्मक संख्या मिलेगी, और 0 से लेफ्ट साइड यानी कि बायां साइड आप जितनी आगे बढ़िएगा आपको उतनी ही ऋणात्मक संख्या मिलेगी। ठीक है, और ऋणात्मक संख्या के आगे में तो माइनस लगा होता है, और धनात्मक संख्या के आगे में प्लस जनरली लिखा नहीं होता है, बस उसे मान लिया जाता है कि वहाँ प्लस लिखा हुआ है। तो ऋणात्मक संख्या यही हो गया, -1 -2 -3, और धनात्मक संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 और आगे तक। और उसके बाद 0 क्या है, पॉजिटिव है या कि निगेटिव है। तो 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। 0 नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा शुरू होता है सिलेबस, परिमेय संख्या। लेकिन हम परिमेय संख्या से आगे और परिमेय संख्या भी हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, और फिर इससे आगे की चीज़ें हम अगली वीडियोस में देखेंगे। तब तक आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।